दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। ये बात कुछ साल पहले की है। पटना के रहने वाले आर्यन अपने दोस्त के साथ देर रात अपनी कार से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। एनएच पर सन्नाटा पसरा था और कोहरे की हल्की चादर फैली हुई थी। करीब रात के 2 बज रहे थे। अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें दूर एक सफेद साया नजर आया। जैसे जैसे कार पास पहुंची, आर्यन ने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी है, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई है। उसने अपना चेहरा बालों से ढका हुआ था और हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। आर्यन के दोस्त ने घबराकर कहा, भाई गाड़ी मत रोकना, इस वक्त यहां कोई औरत अकेले क्या कर रही होगी। आर्यन ने भी खतरे को भांप लिया और कार की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस महिला को पीछे छोड़ा, आर्यन ने साइड मिरर में देखा, वो महिला वहां नहीं थी। अगले ही पल कार के अंदर का तापमान एकदम गिर गया और आर्यन को अपनी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस हुई। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे वाली सीट की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट पर पानी के गीले निशान थे और मरे हुए फूलों की गंध आ रही थी। तभी अचानक कार का स्टीयरिंग अपने आप बाईं ओर मुड़ने लगा, जैसे कोई और उसे खींच रहा हो। सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था। आर्यन ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। तभी कार के शीशे पर बाहर से किसी ने जोर से हाथ मारा। आर्यन ने सामने देखा, वही सफेद साड़ी वाली महिला अब बोनट पर बैठी थी और शीशे के पार से आर्यन को घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो जोर जोर से हंसने लगी और वो हंसी इंसानी नहीं, बल्कि किसी दरिंदे जैसी थी। जैसे ही कार पेड़ से टकराने वाली थी, आर्यन ने जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वो महिला गायब हो गई। कार सड़क के किनारे जाकर रुक गई। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने आर्यन को बताया कि उसी मोड़ पर 10 साल पहले एक महिला की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से वो आज भी वहां लिफ्ट मांगती है। आर्यन आज भी उस हाईवे पर रात में जाने से कांप उठता है। आर्यन मुजफ्फरपुर पहुंच तो गया, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसे तेज बुखार हो गया और वो बार बार नींद में बड़बड़ाने लगा। उसके दोस्त ने सोचा कि शायद ये एक्सीडेंट के सदमे की वजह से है। तीसरी रात जब आर्यन अपने कमरे में सो रहा था, उसे अचानक पायल की छन छन सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जबकि उसने उसे बंद किया था। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और फर्श पर वही पानी के गीले निशान थे जो उसने कार की सीट पर देखे थे। तभी उसे दीवार पर एक परछाई दिखी। वो महिला कमरे के कोने में खड़ी थी। इस बार उसने अपना चेहरा ढक नहीं रखा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो आर्यन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। आर्यन का गला सूख गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोट रहा है। अगले दिन आर्यन के घर वालों ने एक स्थानीय ओझा यानी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आर्यन की स्थिति देखते ही समझ लिया कि वो एनएच साया के चंगुल में है। तांत्रिक ने बताया कि वो महिला कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक भटकी हुई रूह है जो अपनी अधूरी प्यास बुझाने के लिए शिकार ढूंढती है। तांत्रिक ने कहा, उसने तुम्हारा रास्ता नहीं रोका था, तुमने उसका रास्ता काटा था। वो अब तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम उसे वो नहीं देते जो वो चाहती है। आर्यन को वापस उसी हाईवे वाले बरगद के पेड़ के पास ले जाया गया। वहां तांत्रिक ने एक विशेष पूजा की और आर्यन से उस महिला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवाई। जैसे ही आर्यन ने वहां मिट्टी का दिया जलाया, एक जोरदार चीख सुनाई दी और पूरा जंगल शांत हो गया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर आप रात के 2 बजे उस हाईवे से गुजरते हैं तो अपनी कार का शीशा कभी नीचे न गिराएं, क्योंकि वो महिला आज भी वहीं है। बस अब वो लिफ्ट नहीं मांगती, सीधे गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। पूजा के कुछ हफ्तों बाद आर्यन वापस पटना आ गया और अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक शाम जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, उसने लिफ्ट के आईने में खुद को देखा। उसके पीछे वही सफेद साड़ी का एक कोना दिखाई दिया। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसी रात आर्यन को सपने में वही बरगद का पेड़ दिखा, लेकिन इस बार पेड़ पर वो महिला नहीं, बल्कि आर्यन खुद लटका हुआ था। वो डरकर उठ बैठा और देखा कि उसके पूरे कमरे में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी, वही मिट्टी जो उस हाईवे के किनारे थी। उसने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोला तो उसकी चीख निकल गई। उसके गले पर काले हाथ के निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी ने उसे पूरी रात दबाया हो। उसे समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे बचाया नहीं था, बल्कि उस रूह को और भी ज्यादा नाराज कर दिया था। आर्यन ने तय किया कि वो भागने के बजाय इस राज की तह तक जाएगा। उसने उस इलाके के पुराने अखबारों और रिकॉर्ड्स को खंगाला। उसे पता चला कि वो महिला कोई और नहीं, बल्कि उसी गांव की एक नर्स थी जिसकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि उसे उसी हाईवे पर लूटपाट के दौरान जिंदा दफना दिया गया था। उसे महसूस हुआ कि वो महिला न्याय चाहती है।
आर्यन फिर से उसी सुनसान हाईवे पर गया, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं था। वो उसी जगह पहुंचा जहां वो पहली बार दिखी थी। सन्नाटे को चीरते हुए वही ठंडी हवा चली। महिला सामने प्रकट हुई। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करूंगा। महिला की सफेद आंखों में अचानक आंसू जैसे दिखने लगे। उसने धीरे से सड़क की एक खास जगह की तरफ इशारा किया, जहां अब एक नई दीवार बन चुकी थी। आर्यन ने पुलिस को गुप्त सूचना दी। जब पुलिस ने उस जगह की खुदाई की, तो वहां से 3 और इंसानी कंकाल और गहने बरामद हुए। वो एक बड़ा गिरोह था, जो सालों से वहां लोगों को मारकर दफना देता था। जैसे ही उन अपराधियों को पकड़ा गया, आर्यन को उस रात फिर सपना आया। इस बार वो महिला मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। उपसंहार। आज भी लोग कहते हैं कि उस हाईवे पर अब वो महिला किसी को डराती नहीं है, बल्कि अगर कोई मुसीबत में होता है या कोई अपराधी वहां से गुजरता है, तो वो सफेद साया आज भी इंसाफ करने के लिए पहरा देता है। आर्यन को लगा था कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन पुलिस की खुदाई ने अनजाने में उस पुरानी सड़क के नीचे दबे एक और काले राज को बाहर निकाल दिया था। जिस जगह से कंकाल मिले थे, उसके ठीक नीचे एक प्राचीन और शापित ताबीज मिला, जिसे पुलिस के एक सिपाही ने लालच में अपने पास रख लिया। उस ताबीज के हटते ही उस हाईवे का संतुलन बिगड़ गया। अब वहां केवल वो सफेद साड़ी वाली रूह नहीं थी, बल्कि एक काली छाया घूमने लगी थी। ये साया उस महिला से कहीं ज्यादा ताकतवर और क्रूर था। एक रात वही सिपाही जिसने ताबीज चुराया था, उसी हाईवे पर गश्त कर रहा था। अचानक उसकी जीप के टायर फटने लगे। उसने बाहर निकलकर देखा तो पूरी सड़क पर हजारों की संख्या में काले बिच्छू रेंग रहे थे। जीप की लाइटें अपने आप बुझने और जलने लगीं। तभी उसे सामने सड़क के बीचों बीच एक 7 फुट लंबा काला साया खड़ा दिखा, जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। सिपाही डर के मारे भागने लगा। तभी उस काली छाया ने हवा में हाथ लहराया और सिपाही के पैर जमीन से ऊपर उठ गए। वो उसे सड़क के किनारे उसी बरगद के पेड़ की तरफ खींचने लगा। सिपाही की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक वातावरण में एक जानी पहचानी ठंडक छा गई। सफेद धुंध उठी और वो सफेद साड़ी वाली महिला फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो डराने नहीं बल्कि बचाने आई थी। उसने उस काली छाया का हाथ पकड़ लिया। पूरे हाईवे पर एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे 2 चट्टानें आपस में टकरा रही हों। एक तरफ वो रूह थी जिसने अब इस जगह की रक्षा करने की कसम खाई थी, और दूसरी तरफ वो प्राचीन बुराई थी जो सालों से दबी हुई थी। आर्यन, जो पास के गांव में ही रुका हुआ था, शोर सुनकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि हवा में 2 अलौकिक शक्तियां लड़ रही थीं। आर्यन को समझ आ गया कि जब तक वो ताबीज वापस अपनी जगह नहीं जाता, ये तबाही नहीं रुकेगी। उसने सिपाही की जेब से वो ताबीज निकाला और जान की बाजी लगाकर उसे उसी गड्ढे में फेंक दिया जहां से वो मिला था। जैसे ही ताबीज मिट्टी में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ। वो काली छाया धुएं में बदल गई और विलीन हो गई। सफेद साड़ी वाली महिला ने आखिरी बार आर्यन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए आसमान में विलीन हो गई। अब वो हाईवे पूरी तरह शांत है। लोग कहते हैं कि आज भी वहां रात को गाड़ी चलाने वालों को डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई है जो उनकी रक्षा कर रहा है। काली छाया के गायब होने के कुछ महीनों बाद आर्यन के व्यवहार में एक अजीब बदलाव आने लगा। जो आर्यन कभी अंधेरे से डरता था, अब वो घंटों अंधेरे कमरे में बैठा रहता। उसके घरवालों ने गौर किया कि आर्यन की आंखों का रंग हल्का पीला पड़ने लगा था और उसकी आवाज में एक भारीपन आ गया था। असल में उस रात जब आर्यन ने वो ताबीज गड्ढे में फेंका था, तो काली छाया पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसका एक अंश आर्यन के शरीर में समा गया था। आर्यन को अब सोते समय हाईवे की वही पुरानी सड़कें, रूते हुए लोग और खून से लथपथ मंजर दिखाई देते थे। उसे महसूस होने लगा कि वो खुद उस हाईवे का हिस्सा बनता जा रहा है। एक रात आर्यन बिना किसी को बताए अपनी कार लेकर फिर से उसी मुजफ्फरपुर हाईवे की ओर निकल पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा है, वापस आओ, तुम्हारा काम अभी अधूरा है। रात के ठीक 3 बजे थे। आर्यन की कार उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर खुद ब खुद रुक गई। उसने कार के आईने में देखा, लेकिन इस बार उसे कोई भूत नहीं दिखा। उसे आईने में अपना ही चेहरा एक डरावने साए के रूप में नजर आया। उसके हाथ अपने आप स्टीयरिंग छोड़कर उसके अपने ही गले की ओर बढ़ने लगे। तभी हाईवे पर एक ट्रक तेज रफ्तार से आया और आर्यन की खड़ी कार से टकराते टकराते बचा।
ट्रक ड्राइवर ने नीचे उतरकर आर्यन को गालियां देनी शुरू की, लेकिन जैसे ही आर्यन कार से बाहर निकला, ड्राइवर की चीख निकल गई। आर्यन जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था और उसके चारों ओर वही काली धुंध थी। आर्यन की जुबान से एक ऐसी आवाज निकली जो इंसानी नहीं थी, इस हाईवे पर जिसने भी खून बहाया है, अब उसका हिसाब मैं लूंगा। उस रात के बाद आर्यन कभी वापस नहीं लौटा। पुलिस को उसकी कार उसी पेड़ के पास लावारिस मिली, लेकिन आर्यन का कहीं कोई पता नहीं चला। स्थानीय लोग कहते हैं कि अब उस हाईवे पर कोई सफेद साया नहीं दिखता, बल्कि एक काला मुसाफिर दिखता है जो पैदल चलता है। वो केवल उन्हीं गाड़ियों को रोकता है जिनमें अपराधी या बुरे नियत वाले लोग होते हैं। वो अब उस हाईवे का नया न्यायाधीश बन चुका है। आर्यन मर चुका है या वो उस साए के साथ एक हो गया है, ये आज भी बिहार के उस हाईवे का सबसे बड़ा रहस्य है। 3 लड़कों की एक टीम, रोहन, समीर और नेहा, अपने हाईटेक कैमरों और सेंसर्स के साथ उसी NH यानी नेशनल हाईवे पर पहुंचे। उनका मकसद ये साबित करना था कि आर्यन के गायब होने के पीछे कोई भूतिया शक्ति नहीं, बल्कि कोई आपराधिक गिरोह है। रात के 1:30 हो रहे थे। उन्होंने बरगद के पेड़ के पास अपने मोशन सेंसर कैमरे लगाए। अचानक उनके EMF मीटर की रीडिंग आसमान छूने लगी। नेहा ने चिल्लाकर कहा, रोहन देखो, थर्मल कैमरे में कुछ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक नीली आकृति दिख रही थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो आकृति आर्यन की थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। समीर ने अपना कैमरा आर्यन की ओर घुमाया और पूछा, आर्यन क्या तुम सुन सकते हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? आर्यन का साया रुका। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और कैमरे के लेंस को छुआ। अचानक कैमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसमें से खून की बूंदें टपकने लगीं। आर्यन की आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ, ये जगह अब इंसानों के लिए नहीं रही। रोहन और उसकी टीम डर के मारे अपनी जीप में बैठे और पूरी रफ्तार से भागने लगे। लेकिन यहां से कहानी ने सबसे भयानक मोड़ लिया। वो 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन हर 5 मिनट बाद वो वापस उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते। उन्होंने गूगल मैप्स देखा, लेकिन मैप पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक काला धब्बा था। वो एक टाइम लूप में फंस चुके थे। हाईवे खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी नेहा ने देखा कि उनकी जीप के पीछे हजारों वही काली छायाएं दौड़ रही थीं, जिन्हें आर्यन ने ताबीज हटाकर आजाद कर दिया था। आर्यन, काला मुसाफिर, बीच रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने उन काली छायाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आर्यन ने रोहन की आंखों में देखा और चिल्लाया, जीप मत रोकना, सीधे डिवाइडर में ठोक दो, यही बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है। रोहन ने अपनी आंखें बंद कीं और आर्यन की बात मानकर गाड़ी को पूरी ताकत से कंक्रीट के डिवाइडर से टकरा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सन्नाटा छा गया। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे वही जीप मिली। जीप पूरी तरह चकनाचूर थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जीप के अंदर कोई नहीं था। न खून के निशान थे, न ही कोई लाश। सिर्फ एक चीज मिली, रोहन का कैमरा। जब पुलिस ने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें सिर्फ धुंध दिख रही थी, लेकिन आखिरी फ्रेम में आर्यन का धुंधला सा चेहरा दिखा और उसके पीछे हजारों हाथ हवा में लहरा रहे थे। आज भी बिहार के उस हाईवे पर लोग जाने से कतराते हैं। कहा जाता है कि रोहन, समीर और नेहा अब भी उसी लूप में फंसे हैं और आर्यन उन्हें उन काली छायाओं से बचाने के लिए हर रात उनसे लड़ता है। वो हाईवे अब 2 दुनियाओं के बीच का एक दरवाजा बन चुका है। हाईवे पर बढ़ती इन घटनाओं और गायब होते लोगों की खबरों ने एक ऐसे व्यक्ति को खींचा जो सामान्य दुनिया का हिस्सा नहीं था। रुद्र, एक रहस्यमयी अघोरी जिसके शरीर पर भस्म और गले में हड्डियों की माला थी, उस हाईवे के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी धुनी रमाई और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही रात के 3 बजे हाईवे की सड़क फटने लगी और वही ठंडी बदबूदार हवा बहने लगी। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, आर्यन बाहर आओ, तुम जिस आग में जल रहे हो वो तुम्हारी नहीं है। धुंध के बीच से आर्यन का साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि राख की तरह ग्रे थीं। उसने भारी आवाज में कहा, अघोरी वापस जाओ, ये हाईवे अब न्याय का स्थान नहीं, ये एक अनंत कब्र है। मैं इन रूहों को रोक नहीं पाऊंगा। रुद्र ने बताया कि असली समस्या वो काली छाया या तावीज नहीं था। दरअसल उस हाईवे के नीचे एक प्राचीन पाताल द्वार था। सदियों पहले वहां एक मंदिर हुआ करता था जिसे लालच में आकर नष्ट कर दिया गया था।
वो हाईवे उसी पवित्र और अब शापित भूमि पर बना था। आर्यन और वे 3 लड़के रोहन, समीर और नेहा उस लूप में इसलिए फंसे थे क्योंकि वो द्वार पूरी तरह खुल चुका था। रुद्र ने अपनी झोली से एक गंगा जल का कलश निकाला और उसे सड़क के बीचों बीच पटक दिया। अचानक पूरी सड़क का नजारा बदल गया। हाईवे गायब हो गया और वहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखने लगा। वहां रोहन, समीर और नेहा पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। उनके शरीर से जान धीरे धीरे खिंच रही थी। वे काली छायाएं अब और भी भयानक राक्षसों का रूप ले चुकी थीं। रुद्र ने आर्यन से कहा, तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो तुम इस हाईवे की रक्षा करते हुए अमर हो जाओ और इन मासूमों को खो दो, या फिर अपनी आत्मा को इस पाताल द्वार में समाहित कर दो ताकि ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। आर्यन ने एक पल के लिए अपने पुराने जीवन को याद किया, अपनी मां, अपना घर और वो दिन जब उसने पहली बार कार चलाई थी। उसने मुस्कुराते हुए रुद्र की ओर देखा और कहा, न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, रक्षा करना भी है। आर्यन उस दहकते हुए पाताल द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसमें छलांग लगाई, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरी धरती कांप उठी। वो मंदिर, वो काली छायाएं और वो धुंध, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण एनएच पर पड़ी तो रोहन, समीर और नेहा सड़क के किनारे बेहोश मिले। वे जिंदा थे, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था। आर्यन की कार भी गायब थी और वो बरगद का पेड़ जो डरावना दिखता था, अब उस पर नए हरे पत्ते निकल आए थे। पुलिस रिकॉर्ड में आर्यन को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन आज भी बिहार के ड्राइवर कहते हैं कि कभी-कभी जब वे बहुत थक जाते हैं और उन्हें नींद आने लगती है, तो एक अदृश्य हाथ उनकी कार का स्टीयरिंग संभाल लेता है और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा देता है। लोग उसे अब भूत नहीं, बल्कि हाईवे का फरिश्ता कहते हैं। वो सफेद साड़ी वाली औरत भी अब कभी नहीं दिखी। शायद आर्यन के साथ उसे भी मुक्ति मिल गई थी। आर्यन के गायब होने के 1 साल बाद एक मशहूर पॉडकास्टर ईशान उस हाईवे पर पहुंचा। ईशान को पुरानी आवाजों को रिकॉर्ड करने यानी ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना का शौक था। उसने सुना था कि भले ही आर्यन चला गया है, लेकिन उस हाईवे की हवाएं आज भी बातें करती हैं। ईशान ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपना सबसे पावरफुल माइक्रोफोन लगाया। आधी रात को जब उसने हेडफोन लगाया तो उसे सन्नाटे के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किर्र किर्र, जैसे कोई पुरानी टेप चल रही हो। फिर एक आवाज उभरी, वो गया नहीं है, वो बदल गया है। ईशान ने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग चेक की। अचानक उसके पीछे एक छोटी बच्ची आकर खड़ी हो गई। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक लोहे की जंजीर थी। उसने कहा, भैया, क्या आपने मेरे पापा को देखा है? वे अभी भी उस काली सड़क के नीचे दबे हैं। ईशान को समझ आया कि आर्यन ने पाताल द्वार तो बंद कर दिया था, लेकिन वो खुद उस द्वार का पहरेदार बन गया था। और वो बच्ची उन रूहों में से एक थी जिन्हें पाताल में जगह नहीं मिली थी। बच्ची ने ईशान का हाथ पकड़ा। ईशान को महसूस हुआ कि उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। जैसे ही उसने हाथ छुआ, ईशान की आंखों के सामने एक विजन आया। उसने देखा कि हाईवे के नीचे सिर्फ लाशें नहीं थीं, बल्कि एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर दबा हुआ था। वहां आर्यन बैठा था, एक ऊंचे पत्थर के सिंहासन पर। उसके शरीर से नीली आग निकल रही थी। वो अब फरिश्ता नहीं था, वो मृत्यु का देवता, द लॉर्ड ऑफ द हाईवे बन चुका था। वो उन भटकती रूहों को कतार में खड़ा कर रहा था और उनके पापों का हिसाब कर रहा था। आर्यन ने ईशान की तरफ देखा। ईशान के कान फटने लगे क्योंकि आर्यन की आवाज अब उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। आर्यन ने कहा, इंसानों को बताओ ईशान कि ये हाईवे अब सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये पाप और पुण्य के बीच की एक तराजू है। जो भी यहां से गुजरेगा उसका सच उसके साथ चलेगा। अगर मन में मैल है तो ये हाईवे उसे कभी पार नहीं होने देगा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और ईशान खुद को अपनी कार के पास खड़ा पाया। उसका सारा रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जल चुका था, सिवाय एक छोटे से चिप के। जब उसने वो चिप घर जाकर सुनी तो उसमें सिर्फ एक ही शब्द बार बार सुनाई दे रहा था, सावधान, सावधान, सावधान। आज भी बिहार के उस हाईवे पर लोग चलते समय अपने मन को साफ रखते हैं।
ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं कि अगर आप वहां किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो आपका सफर बिना किसी बाधा के पूरा होता है, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आपको अपनी कार के शीशे में आर्यन का वही नीली आग वाला साया नजर आएगा। वो हाईवे अब डराने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाने के लिए जाना जाता है। बिहार का वो भूतिया हाईवे अब एक पवित्र न्यायपीठ बन चुका है। ईशान की उस रिकॉर्डिंग के बाद सरकार ने उस हाईवे के उस खास 5 किलोमीटर के हिस्से को खतरनाक घोषित कर दिया और वहां से रास्ता डाइवर्ट कर दिया। लेकिन जो ड्राइवर गलती से उस पुराने रास्ते पर निकल जाते, उनके साथ कुछ ऐसा होता जो मौत से भी भयानक था। एक रात सेना का एक ट्रक उस रास्ते से गुजर रहा था। ट्रक चला रहे थे मेजर विक्रम। जैसे ही उन्होंने 0 पॉइंट पार किया, उनके ट्रक की घड़ी पीछे की तरफ चलने लगी। रेडियो पर गाने अचानक बंद हो गए और 1940 के दशक के समाचार सुनाई देने लगे। सामने से एक पुरानी स्टाइल की कार आ रही थी। मेजर विक्रम ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो कार उनके ट्रक के आर पार निकल गई, जैसे वो कोई परछाई हो। मेजर विक्रम ने देखा कि वो अकेला नहीं था। पूरा हाईवे मरे हुए लोगों की यादों से भर गया था। विक्रम ने ट्रक रोका और नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे हजारों लोग खड़े थे। वे सब वही थे जिनकी मौत उस हाईवे पर पिछले 100 सालों में हुई थी। कोई अपनी शादी का जोड़ा पहने था तो कोई खून से लथपथ था। वे सब एक ही दिशा में देख रहे थे, बरगद के पेड़ की ओर। वहां आर्यन खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ वो सफेद साड़ी वाली महिला और वो छोटी बच्ची भी थी। आर्यन ने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया। आर्यन की आवाज अब हवा की सरसराहट जैसी थी। विक्रम, तुम यहां क्यों आए? ये दुनिया अब तुम्हारी नहीं रही। यहां समय ठहर चुका है। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या ये सब कभी खत्म होगा? क्या ये रूहें कभी आजाद होंगी? आर्यन ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर इशारा किया। वहां काले बादलों के बीच एक चमकता हुआ दरवाजा सा दिखने लगा। उसने कहा, हम यहां पहरेदार हैं। जब तक दुनिया में पाप रहेगा, ये हाईवे भूखा रहेगा। लेकिन आज एक बड़ा फैसला होने वाला है। तभी अचानक जमीन फटने लगी और वही काली छाया फिर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार आर्यन ने अपना हाथ हवा में लहराया और पूरी सड़क से उन हजारों रूहों की ऊर्जा एक साथ इकट्ठा हो गई। वो सब एक सफेद रोशनी के पुंज में बदल गए। आर्यन ने उस रोशनी को उस काली छाया पर छोड़ दिया। एक गगन भेदी आवाज हुई और वो हाईवे का शापित हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए धंस गया। अगले दिन जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो वहां कोई सड़क नहीं थी। वहां सिर्फ एक गहरी खाई थी और उसके चारों ओर सुंदर फूलों वाले पेड़ लगे थे। मेजर विक्रम वहां बेहोश मिले। उनके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जो अब फिर से सही समय दिखा रही थी। बिहार का वो खौफनाक हाईवे अब खत्म हो चुका था। सरकार ने वहां एक बड़ा मेमोरियल बनवा दिया। लेकिन आज भी पूर्णिमा की रात को अगर कोई उस खाई के पास से गुजरता है तो उसे दूर कहीं से कार के स्टार्ट होने की आवाज और आर्यन की हल्की हंसी सुनाई देती है। वो अब डर का नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक बन चुका है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।